फिर देखिए क्या लिखा हुआ है आगे। बलपूर्वक तथा चोट के कारण गिरे हुए दांत वापस नहीं आते। क्या लिखा है? आपने देखा होगा जब बच्चा 10-11 साल का हो जाए, फिर खेलते खेलते दांत टूट गया तो वो दांत वापस नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि दांत का आश्रय धातु बीज सहसा नष्ट हो जाता है। क्योंकि जहाँ से दांत की उत्पत्ति होनी थी, जो स्थान था, जो बीज दांत को बनाने वाला था, वो ही डैमेज हो गया तो वापस से दांत नहीं आ सकते। वह दंत पोषण करने वाली शिराओं का प्रभाव भी सतत नहीं रहता, इस कारण दंतोद्भव पुनः नहीं होता। एक तो है कि अपने आप ही गिरे। किस कारण से गिरे? कि अस्थि मज्जा कमजोर पड़ गई, उनका क्षय हो गया तो वो दांत गिर गए और फिर वापस से जब वो पूर्ण हो गई तो दांत वापस आ गए। लेकिन जैसे कि दांत बनेगा, ये दांत है और ये इस जगह यहाँ से कोई बीज से इसकी उत्पत्ति होनी थी, अब कोई चोट की वजह से ये पूरा पार्ट ही डैमेज हो गया, जो इसको बनाने का कारण था वही डैमेज हो गया, तो क्या बताइए वापस से दांत बनेगा? नहीं बनेगा। जैसे कि वो इंसुलिन का फॉर्मेशन हो रहा है पेनक्रियाज के अंदर और बीटा सेल पूरी की पूरी गायब ही हो जाए, बॉडी से चली ही जाए, तो कौन बनाएगा इंसुलिन? क्योंकि अब कोई बनाने वाला ही नहीं है तो कहाँ से आएगा? वही सेम बात है कि जहाँ से दांत की उत्पत्ति होनी थी वो पार्ट ही डैमेज हो गया तो अब दांत वापस नहीं आएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हो कि अभिघात के कारण या चोट के कारण जो दांत गिरते हैं वो वापस नहीं आते हैं। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि एक तो उसका जो बनाने का जो पार्ट था, धातु बीज था, वो डैमेज हो चुका है। दूसरा, वहाँ पे सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं है। अब कोई भी चीज का निर्माण होगा तो उसको क्या चाहिए? सर्कुलेशन चाहिए, न्यूट्रिशन प्रॉपर चाहिए। अब इसको न्यूट्रिशन दांत को मिल ही नहीं रहा है। ब्लड वेसल सारी क्या हो गई? डैमेज हो गई चोट के कारण। इसीलिए उसको कोई भी इसीलिए दांत का निर्माण वापस नहीं होगा। तो ये तो थी आचार्य काश्यप ने जो बात की, आचार्य भागवत ने जो बात की वो। अब देखते हैं दंत उत्पत्ति प्रक्रिया। दंत उत्पत्ति प्रक्रिया में आचार्य काश्यप ने 3 बातें बोली हैं। क्या बात बोली है? कि दंत उत्पत्ति की फेज बताई है उन्होंने। किस तरीके से बताई है? कि जब भी दांत बनेगा तो 3 अवस्थाओं में बनेगा। कैसे बनेगा? सबसे पहले वो निषिक्त होगा, फिर वो मूर्तिमान होगा, फिर वो उद्भव होगा। अब हम तीनों बातों के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या बात है। आपने देखा होगा बिल्कुल छोटा सा बच्चा 1-2 दिन का, उसके क्या है? गम्स तो हैं। गम्स बोले तो मसूड़े की बात कर रही हूँ मैं। उसके जैसे कि ये माउथ है, ये ऊपर वाला जो है पार्ट है, ये नीचे वाले जो दांत हैं वो आना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? मसूड़े तो हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हल्के हल्के आपको हार्ड जो उसके गम्स हैं वो फील होते हैं, क्योंकि दंत जो थे उसके वो गर्भावस्था में निषिक्त तो हो चुके हैं। लेकिन आपने ऐसा कोई बच्चा देखा है क्या कि जिस दिन उसकी बर्थ हुई उसके दिन उस टाइम पे उसके पूरे के पूरे दांत थे? ऐसा तो कोई बच्चा नहीं होगा। केवल क्या हुए थे गर्भावस्था में? मसूड़े के अंदर वो जो उसकी रूट थी, 3 पार्ट होंगे, रूट होगा, क्राउन होगा, एक अपर पार्ट होगा दांत का, तो जो इनर पार्ट था दांत का वो कब बन चुका था? गर्भावस्था के अंदर निषिक्त तो हो चुका है, लेकिन अभी दांत यहाँ से बाहर नहीं निकले। तो 3 फेज हो गई। पहले क्या है? यहाँ पे निषिक्त हुआ। फिर क्या हो? जैसे देखो, इसको ऐसे समझाती हूँ मैं आपको कि जब भी हम कोई एक घर बनाते हैं, हम एक घर बना रहे हैं मान लीजिए, तो पहले क्या है? वहाँ पे नींव लगाते हैं, यानी कि नीचे सबसे पहले बेस के लिए पत्थर वगैरह लगाएंगे। फिर क्या है? स्ट्रक्चर खड़ा करेंगे, फिर अच्छा सा उसे पेंट वेंट करेंगे। तो जो निषिक्त होना हो गया वो एक तरीके से हो गया कि हमने घर की नींव लगा दी, नीचे जो पत्थर वत्थर लगाते हैं जिसपे हमें घर बनाना है वो काम तैयार कर दिया। फिर हमने ईंट वीट लगा के उसका स्ट्रक्चर ढांचा तैयार कर दिया, उसको मूर्ति बना दी, यानी कि अब थोड़ा थोड़ा उसको बनाना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद उस एकदम कंप्लीट हो गया तो बढ़िया सा पेंट करवा लिया, फर्नीचर लगवा लिया, वो क्या हो गया? उसका उद्भव हो गया। इस तरीके से एक घर बन के कंप्लीट हुआ। ऐसे ही, अब मैं घर बनाना नहीं सिखा रही, मैं दांत बता रही हूँ कि इस तरीके से दांत आएगा। सबसे पहले क्या हुआ? गर्भावस्था में वो निषिक्त हुआ। जो हम यहाँ पे धातु बीज बोल के आई हूँ ना मैं, ये धातु बीज कब आ गया? जब वो 9 महीने का था माँ के अंदर, उसी टाइम पे आ गया, निषिक्त हो गया। लेकिन बाहर नहीं निकला। ये बाहर कब निकलेगा? 4th महीने से निकलना शुरू होगा। अब देखो धीरे धीरे मैं जब आपको आगे पढ़ाऊंगी तो आपको समझ आ जाएगा। क्या लिखा है आगे? गर्भावस्था में ही दंत वेस्ट में दंता अंकुरों के रूप में दांतों के अस्तित्व में आने को क्या कहते हैं? निषिक्त होना कहते हैं। मैंने अभी आपको क्लियर किया कि
ये जो 9 महीने वाला टाइम पीरियड है गर्भावस्था का, उसी के अंदर दांत जो होते हैं वो अपने आप मसूड़ों के अंदर उनकी रूट जो होती है वो तैयार हो जाती है वहां पे। वो तभी तो जब भी आप देखते हो बच्चे को तो उसके जो गम्स हैं उसके अंदर तो सॉफ्ट टिश्यू है। वो हार्ड किस वजह से फील हो रहा है? क्योंकि अंदर जो टूथ का जो हार्ड स्ट्रक्चर है वो बनना शुरू हो चुका है। इसीलिए उस अवस्था को हम कह रहे हैं निषिक्त होना। तो क्या ये जो लाइन लिखी है इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। गर्भावस्था में ही दंत वेस्ट यानी कि मसूड़ों को कहते हैं दंत वेस्ट। दंत वेस्ट किसको कहते हैं? मसूड़े, गम्स को। ठीक है, तो ये जो दंत वेस्ट है गर्भावस्था में ही दंत वेस्ट में दंत अंकुरों के रूप में दांत पहली बार अस्तित्व में आ जाते हैं। तो आपसे कोई ऐसे क्वेश्चन पूछ ले तो दांत अस्तित्व में कब आते हैं? गर्भावस्था में ही आ जाते हैं। उत्पत्ति उनकी जो होती है वो चौथे महीने में होती है, लेकिन पहली बार उनका जो अपीयरेंस है वो तो कब हो चुका? गर्भावस्था में हो चुका। और जो पहली बार उनका अस्तित्व आया उसको हमने क्या बोल दिया? निषिक्त होना। ठीक है, फिर उसके बाद बोल रहे हैं, अब देखो आगे आगे देखते चलना मूर्तिमान क्या है और जो फिर उद्भव हुआ वो क्या है। देखिए, मसूड़ों के अंदर दंत अंकुरों का बढ़कर दांतों के रूप का धारण करने को हम क्या कहते हैं? मूर्तिमान। मूर्तिमान यानी कि अब आपको वो दिखाई दे रहा है। मूर्ति हम किस चीज को बोलेंगे कि आपको आंखों से वो दिखाई देना शुरू हो गया। तो मसूड़े के अंदर, गम्स के अंदर पहले तो केवल निषिक्त हुए थे वो, अब यहाँ तक गम्स लाइन है। ठीक है, अब यहाँ से वो बाहर निकलना, छोटे छोटे बाहर निकलना शुरू हो गया। तो ये बढ़ के दांतों का रूप धारण कर रहे हैं, इसको हम क्या बोलेंगे? मूर्तिमान होना कहेंगे। फिर उसके बाद मूर्तिमान हुए दांतों के मसूड़े को विदीर्ण करके बाहर निकलने को दंतोद्भेद कहेंगे। बहुत थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है, बहुत माइन्यूट माइन्यूट सा डिफरेंस है, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। लेकिन निषिक्त होना तो क्या हुआ कि अपीयरेंस आ गई है, बनना शुरू हो चुके हैं, पहला पत्थर रख चुका है घर बनाने के लिए, वो तो हो गया निषिक्त होना। फिर आपने थोड़े थोड़े पत्थर और बढ़ाए, वो क्या हो गया? मूर्तिमान होना। फिर घर बनकर तैयार हो गया, वो क्या हो गया? दंतोद्भेद या उसकी उत्पत्ति या उद्भव। आपको किसी को कोई डाउट है इसमें वापस पूछ लीजिएगा। समझ में आया सभी को? ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है आपको, थोड़ा सा है क्योंकि हल्का हल्का सा ही डिफरेंस है। थोड़ा बड़ा तो उसको निषिक्त होना कह दिया, फिर थोड़ा सा और बड़ा लेकिन मसूड़े से बाहर नहीं निकला तो उसको मूर्तिमान कह दिया, फिर मसूड़े से एकदम बाहर आके आपको दिखाई देने लग गया तो उसको उद्भव कह दिया। ये है मेन बात। अब बताइए, कोई कुछ पूछ रहा है? किसी को कुछ पूछना है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जितने महीने में दांतों का निषेचन होता है उतने ही दिनों में फूटकर बाहर आते हैं। अब ये बात लिखी गई है, उस बात को आप इससे समझोगे। अगर मैं पहले ही इस लाइन को अपने तरीके से समझाऊंगी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो पहले हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। क्या एग्जाम्पल है कि यदि दांत 4 महीने में निषिक्त हुए। अब ये बात आप पॉइंट थोड़ा शब्द पे फोकस कीजिएगा। निषिक्त कब हो रहे थे? गर्भावस्था में। ठीक है, तो मान लीजिए कि जो 4th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी के अंदर दांत निषिक्त हुए तो 4 दिन में फूटकर बाहर आते हैं, यानी कि इनका इरप्शन कितने दिन में हो जाएगा? फिर 4 दिन में हो जाएगा। फिर शिशु के जन्म बाद जितने महीने में फूटकर बाहर आते हैं, थोड़ा कंफ्यूजन है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। तो शिशु के जन्म के बाद जितने महीने में फूटकर बाहर आते हैं, अभी मैंने बताया कि या तो चौथे महीने में आएंगे यानी कि 4th से 8th मंथ तक कभी भी आ सकते हैं। तो किसी बच्चे के चौथे महीने में दांत टूट बाहर आए तो वापस से कब गिरेंगे? जब वो 4 साल का हो जाएगा। उतने ही वर्षों में गिरकर वो पुनः बाहर निकल आते हैं। देखो वापस एक बार फिर से समझाती हूँ, किसी को नहीं समझ में आया हो तो फिर वापस बताना, फिर समझाऊंगी। गर्भावस्था में मान लीजिए 4th मंथ में दांत जो है निषिक्त हो गए, तो जब भी ये मूर्ति का रूप धारण करेंगे तो कितने दिन में धारण कर लेंगे? 4 दिन में धारण कर लेंगे, यानी कि सेकंड फेज इनकी कब आ जाएगी? दिन में आ जाएगी, दिन के अंदर। ठीक है, तथा शिशु के जन्म के बाद जितने महीने में फूटकर बाहर आते हैं, जितने महीने में फूटकर बाहर आते हैं, यानी कि 4 महीने का हो गया बच्चा, 4 महीने का होने पर उसके दांत बाहर आए
तो अब गिरेंगे कब और बाहर कब आएंगे? उतने ही वर्षों में गिरकर पुनः बाहर निकलते हैं। कहाँ तो महीने हैं, कहाँ वर्ष है, इस बात का ध्यान रखना है आपको। तो बाहर कौन से महीने में आए बच्चे के दांत? 4 महीने में आए। तो अब गिरेंगे कब? 4 साल का हो जाएगा तब गिर जाएंगे और तभी बाहर आ जाएंगे। आया समझ में? सभी को समझ आ गया ना? ठीक है, फिर देखिए आगे क्या लिखा है। यही बात लिखी थी वहां पे भी कि जितने महीने में दांत निषिक्त होंगे उतने ही दिनों में फूट के बाहर आ जाएंगे। वही बात थी यहाँ पे। दूध के दांत 6 महीने में निकलते हैं तो छठे वर्ष में गिरकर, पढ़ा था ना अभी, जितने महीने में फूट के बाहर आएंगे उतने ही वर्ष में गिरकर पुनः बाहर आ जाएंगे। तो दूध के दांत 6 महीने में निकलते हैं तो छठे वर्ष में, जब 6 साल का हो जाएगा, छठे वर्ष में गिरकर पुनः स्थायी दांतों के रूप में बाहर निकल आते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आचार्य काश्यप ने दिया था, ये वाला कि कब वो निषिक्त होंगे तो इतने दिन में फूटेंगे, फिर इतने महीने में बाहर आए तो कितने वर्षों में गिर के पुनः परमानेंट जो दांत आएंगे वो कब आएंगे। इस तरीके से आचार्य काश्यप ने ये कॉन्सेप्ट दिया था। फिर उसके बाद है दंत भेद। चलिए दंत भेद और पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो दंत भेद में क्या लिखा है? शिशु के बाल्यावस्था में दंतोत्भेद एक प्रमुख घटना है। सच बात है, दांत निकलना भी एक अपनी एक अलग ही बात है कि कौन से महीने में बच्चे के दांत आ रहे हैं, फालतू की लाइन है। आचार्य सुश्रुत क्या बोलते हैं कि दंतों की उत्पत्ति दंत बीज से होती है। अभी हम पढ़ के आए हैं कि दंत बीज नष्ट हो रहा था वो सब। तो दंतों की उत्पत्ति दंत बीज से होती है। दंत बीज से उचित काल में दंत उत्पन्न होकर मसूड़ों में छेद करके बाहर आ जाते हैं। वही लाइन है जो अभी हम पढ़ते आ रहे हैं, बस आचार्य ने अपने हिसाब से उसको कह दिया है। इसी को क्या कह रहे हैं? दंत भेद कह रहे हैं। तो देखिए दंतोत्भेद, दंतोत्भेद यानी कि दांत आपको मसूड़े से बाहर दिखाई देने लग गए, तो उसकी डेफिनेशन दी है आचार्य सुश्रुत ने। क्या बोला है कि दांतों का निर्माण दंत बीज से हो रहा है, और दंत बीज से जब दांत बाहर आ जाएगा, मसूड़े को फोड़ करके बाहर आ जाएगा, उसको हम क्या कहेंगे? दंतोत्भेद। तो डेफिनेशन आचार्य सुश्रुत ने दी है। अगर आपसे 2 मार्क्स में कोई पूछ ले तो आपको बता के आना है, वैसे कोई नहीं पूछेगा, कभी नहीं पूछा। फिर उसके बाद है दांत जब बाहर आते हैं तब मसूड़ों में क्या होती है? कंडू होती है। अब इसके लिए भी मैं आपको बताती हूँ। आपने देखा होगा छोटे बच्चों को जो 4-5 महीने के होते हैं, आजकल तो पेरेंट्स उन्हें टीथर ला के दे देते हैं, लेकिन जब वो 4-5 महीने के होते हैं तो आप थोड़ी सी भी फिंगर उनके आसपास कीजिए, खट से दांतों के बीच में लेके खा जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके मसूड़ों में क्या होती है उस टाइम पे? कंडू होती है, ईचिंग होती है, इसीलिए उन्हें सब कुछ। और एक चीज भी आपने देखी होगी कि जो 5-6 महीने का बच्चा होगा, वो कोई भी चीज उसके हाथ में पकड़ा दो, झट से क्या लेगा? मुंह के अंदर ले लेता है और फिर दांतों से काटने की कोशिश करता है। तो वो इसलिए क्योंकि उसके दांतों में कंडू हो रही है। और बच्चे में इतनी अकल तो है नहीं कि दांतों में कंडू हो रही है तो उसको जो है वहां पे रब कर ले। इसीलिए वो क्या करता है, आपने उंगली रखी तो फटाफट से खा जाएगा, या फिर आप कोई भी चीज पकड़ाओगे तो फटाफट से क्या देगा? मुंह के अंदर उस पार्ट को जो है चबाने की कोशिश करता है। उसका एक कारण यही है कि उसके मसूड़ों में क्या हो रही है? कंडू हो रही है, जिसके कारण वह चूचक को काटता है। यानी कि जब भी मदर उसको ब्रेस्ट फीड कराएगी तो उसके क्या है, वो निपल को भी कट कर सकता है। वो उसी वजह से, क्योंकि मसूड़ों में कंडू हो रही है। और कंडू किस वजह से हो रही है? क्योंकि उसके दांत क्या हो रहे हैं? इरप्ट हो रहे हैं, बाहर आ रहे हैं। फिर क्या बोला है? दंतोत्भेद 4 मास से लेकर 8 मास तक होता है, पढ़ चुके हैं। 8 मास या उसके पश्चात दंतोत्पत्ति हुआ बालक दीर्घायु होगा, ये भी पढ़ चुके हैं। तथा उसके नीचे 4 मास तक दंतोत्पत्ति हुआ बालक कैसा होगा? अल्पायु होगा। वही बात बोल रहा है कि 8 महीने या उसके बाद जो दांत उत्पन्न होंगे उस बालक की आयु दीर्घ होगी। वो इसलिए कि दांत उसके अच्छे से बने होंगे, जो होंगे कठोर होंगे, सही रहेंगे, इसीलिए। और फिर उसके बाद अगर उससे कम में बनेंगे तो क्या रहेगा? दांत कमजोर रहेंगे। 5 मिनट, ठीक है। फिर क्या रहेंगे? कमजोर रहेंगे, इसीलिए अल्पायु या दीर्घायु की बात की गई है। फिर उसके बाद है दंत संपत। ये भी पढ़ा दूं या कल पढ़ाऊं? अच्छा, बोर हो गए क्या? चलिए कोई बात नहीं, कल पढ़ लेंगे। किसी को कोई सवाल करना है?